रात का समय था और शहर में हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन पुलिस कंट्रोल रूम में माहौल बेहद तनाव भरा था। वायरलेस पर लगातार आवाजें आ रही थीं। चंदर को जहां जहां भी देखा जा सकता है वहां तुरंत पहुंचो, उसके अड्डे पर छापा मारो, उसके साथियों को पकड़ो और पूछताछ करो कि वो कहां छिपा है। आदेश मिलते ही कई पुलिस टीमें शहर के अलग अलग हिस्सों में निकल पड़ीं। तभी अचानक वायरलेस पर एक और खबर आई। हेलो कंट्रोल रूम, अभी अभी सूचना मिली है कि चंदर को बड़े बाजार के पीछे बन रही अधूरी बिल्डिंग में देखा गया है। सभी यूनिट तुरंत वहां पहुंचे। आदेश मिलते ही पुलिस जीपों के सायरन रात की खामोशी को चीरते हुए उस अधूरी बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। उधर उसी समय राजपूताना कबड्डी क्लब के खिलाड़ी अपने कमरे में मौजूद थे। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे सब आराम कर रहे हों, लेकिन अंदर माहौल अजीब सा था। अचानक एक खिलाड़ी जोर से चिल्लाया, अरे मेरी बैग कहां गई? दूसरा बोला, और मेरी घड़ी अभी तो यहीं रखी थी। तीसरा गुस्से में बोला, मेरे डंबल कौन उठा ले गया? कमरे में एक एक करके हर कोई अपना सामान ढूंढने लगा। कोई फेस क्रीम खोज रहा था, कोई चश्मा, कोई घड़ी, और देखते ही देखते छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। एक खिलाड़ी दूसरे पर शक करने लगा, तूने ही लिया होगा मेरा सामान। दूसरा भड़क गया, अरे पागल हो गया है क्या? मुझे तेरी क्रीम और लिपस्टिक का क्या करना है? तीसरा बोला, मेरे डंबल इतने भारी हैं, कोई मजाक में भी नहीं उठा सकता। लेकिन अब तक शक की आग इतनी भड़क चुकी थी कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे बहस गाली गलौज में बदलने लगी। अगर तूने मेरे डंबल को हाथ लगाया ना, तो आज तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। दूसरा खिलाड़ी भी तमतमाकर बोला, ज्यादा मत उछल, अगर तू चार मारेगा तो मैं एक में आगे मार दूंगा। कमरे का माहौल इतना गर्म हो चुका था कि लगता था अब किसी भी पल हाथापाई शुरू हो जाएगी। तभी अचानक दरवाजा खुला और अंदर आया उनकी टीम का कप्तान सूरज। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी निराशा थी। सूरज ने चारों तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, खुश तो बहुत होगे ना तुम लोग, जीती हुई बाजी हार कर। सभी खिलाड़ी एकदम चुप हो गए। सूरज आगे बोला, तुम लोगों के बीच झगड़ा करवाने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी ही काफी थी, और वो चिंगारी मैंने लगाई। यह सुनकर सब हैरान रह गए। एक खिलाड़ी गुस्से में बोला, क्या मतलब? सूरज ने कहा, मतलब ये कि तुम लोगों के सामान की अदला बदली मैंने ही की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, हैरानी किस बात की है? तुम लोगों के पास सोचने का वक्त ही कहां है? तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी समझ छीन चुका है। किसी ने बस हल्की सी आग लगाई और तुम लोग अपने ही साथियों की गर्दन पकड़ने को तैयार हो गए। उसके शब्द सीधे सबके दिल में उतर रहे थे। वह आगे बोला, हम सब एक टीम हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम खुद ही अपनी टीम को तोड़ देते हैं। दुश्मनों को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, हम खुद उनकी मदद कर देते हैं। कमरे में मौजूद हर खिलाड़ी अब शर्मिंदा था। सूरज ने धीरे से कहा, याद रखो, जीतना अभी भी मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम एक एक उंगली की तरह अलग अलग लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन अगर मुट्ठी बनकर लड़ेंगे तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक खिलाड़ी बोल पड़ा, कैप्टन साहब, सारा दोष हम पर मत डालिए, आपने भी तो अकेले ही रेड मारने चले गए थे। दूसरे खिलाड़ी ने भी उसका साथ दिया, हमें भी मौका चाहिए, हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी आपने। सूरज कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, मैंने जो किया वो टीम के लिए किया। खेल के दौरान मेरे दिमाग में सिर्फ हमारी जीत थी। कसम है मुझे अपने बेटे की। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक और खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। एक गुप्त कमरे में कुछ लोग बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहे थे। उनमें से एक आदमी मुस्कुराकर बोला, इतनी मेहनत से हमने इनकी टीम में फूट डाली थी, लेकिन ये सूरज सारी योजना बिगाड़ देगा। उसके साथी ने कहा, तो अब हमें बड़ा कदम उठाना होगा। आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अभी नहीं, सही समय आने दो। और उसी समय शहर के बड़े बाजार के पीछे बन रही अधूरी बिल्डिंग में एक और खौफनाक साजिश अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक बहादुर अफसर फंस चुकी थी
और शायद उसे खुद को बचाने के लिए नामुमकिन सा काम करना पड़ने वाला था। कहानी अभी बस शुरू हुई थी। बड़े बाजार के पीछे बन रही वह अधूरी बिल्डिंग रात के अंधेरे में किसी खामोश जाल की तरह खड़ी थी। आधी बनी दीवारें, टूटे हुए लोहे के सरिये और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। इसी जगह पर एक खतरनाक साजिश अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। उसी बिल्डिंग के अंदर एक कमरे में पुलिस अफसर संध्या को मजबूती से बांध दिया गया था। उसके हाथों में हथकड़ी थी और मोटी रस्सियों से उसका शरीर एक भारी पलंग से कसकर बांध दिया गया था। कमरे में मौजूद गुंडे ठंडी हंसी हंस रहे थे। उनमें से एक बोला, तो आखिर मैडम जी हमारे जाल में फंस ही गईं। अब चाहे जितना फड़फड़ा लो, यहां से निकल नहीं पाओगी। दूसरा आदमी बोला, जब तक ये शहर छोड़कर नहीं जाते, तब तक मैडम जी पर नजर रखना। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। संध्या ने अपने चारों तरफ देखा। वह समझ चुकी थी कि यह कोई साधारण जाल नहीं था। उसने पुलिस फोर्स को वायरलेस पर मैसेज भेजा था, लेकिन अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या उसका मैसेज किसी ने रोका है? क्या यह सब पहले से प्लान किया गया था? लेकिन वह घबराने वालों में से नहीं थी। उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसे पता था कि अगर वह हार मान लेगी तो सब खत्म हो जाएगा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में एक गुप्त कमरे में बैठे लोग इस पूरे खेल को बड़े आराम से देख रहे थे। सामने लगी स्क्रीन पर संध्या की हर हरकत दिखाई दे रही थी। उनमें से एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, आखिरकार वो हमारे जाल में फंस ही गई। दूसरा बोला, सर, जिस तरह से उसे बांधा गया है, लाख कोशिशों के बाद भी वो अपनी रस्सियां नहीं खोल पाएगी। तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन एक रास्ता है। अगर वो चाहे तो खुद को आजाद कर सकती है। सबकी नजर डॉक्टर की तरफ चली गई। डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके सामने जो पलंग रखा है, उसका वजन करीब 100 किलो है। अगर वह उस पलंग को उठाकर थोड़ा आगे खिसका दे तो जमीन पर गिरी हुई चाबी तक पहुंच सकती है। वही चाबी उसकी हथकड़ी खोल सकती है। कमरे में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक आदमी हंस पड़ा। 100 किलो का पलंग, वो भी उसके लिए? यह तो नामुमकिन है। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आप लोग एक बात भूल रहे हैं, संध्या की मेडिकल हिस्ट्री। दूसरा आदमी बोला, क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, उसके शरीर में सिर्फ एक ही किडनी बची है। अगर उसने इतना भारी वजन उठाने की कोशिश की तो उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। उसकी जान भी जा सकती है। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, अगर वो जिंदा रही तो बच जाएगी, और अगर नहीं रही तो भी हमारा काम आसान हो जाएगा। उधर कमरे में बंधी संध्या लगातार अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी। उसने जमीन पर पड़ी उस छोटी सी चाबी को देखा और फिर सामने रखे भारी पलंग को। उसे समझ आ गया था कि यही उसका एकमात्र रास्ता है। लेकिन यह काम लगभग असंभव था। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर पहले से ही कमजोर था और ऊपर से 100 किलो का वजन। कुछ पल के लिए उसके मन में भी डर आया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, तुम हार नहीं मान सकती संध्या, तुम कर सकती हो। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत इकट्ठी की और पलंग को उठाने की कोशिश की। पहले ही प्रयास में पलंग जरा भी नहीं हिला। उसकी सांसें तेज हो गईं। दर्द उसके पेट तक पहुंचने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने आंखें बंद की और फिर पूरी ताकत से पलंग को धक्का देने की कोशिश की। पलंग थोड़ा सा हिला, लेकिन अभी भी चाबी उससे काफी दूर थी। उधर स्क्रीन के सामने बैठे लोग सांस रोके यह सब देख रहे थे। डॉक्टर की आंखों में चिंता थी। वह धीरे से बोला, अगर इस पर ज्यादा जोर पड़ा तो वो मर सकती है। लेकिन वहां मौजूद दूसरा आदमी ठंडी मुस्कान के साथ बोला, देखते हैं, एक और कोशिश। संध्या का शरीर अब दर्द से कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था, सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का नाम नहीं था। उसने खुद से कहा, थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर उसने पूरी ताकत लगाकर पलंग को उठाने की कोशिश की। पलंग धीरे धीरे सरकने लगा,
लेकिन उसी पल डॉक्टर अचानक चिल्ला पड़ा, बस, यह टास्क यहीं रोक दीजिए। उसके पेट पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। अगर उसने एक और कोशिश की तो वो मर जाएगी। कमरे में मौजूद सब लोग एकदम चुप हो गए और स्क्रीन पर संध्या अभी भी उस भारी पलंग को उठाने की कोशिश कर रही थी। क्या संध्या सच में इस नामुमकिन काम को पूरा कर पाएगी, या यह कोशिश उसकी आखिरी साबित होगी?